हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के सिलेबस में है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड दोनों के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। और इस टॉपिक का जो सिलेबस के अंदर नाम है वो है डबल पॉइंट है। और जो बुक है आपकी, जो भी आप बुक बीएससी के अंदर आपने पढ़ी है, उसके अंदर इसका नाम, जो मेन टॉपिक है वो है सिंगुलर पॉइंट। तो आज हमें इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और इसका बेसिक कंसेप्ट हमें ध्यान में रखते हुए सिंगुलर पॉइंट हम कंप्लीट पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में तो ओनली ये वाला डबल पॉइंट ही है, लेकिन हम सिंगुलर पॉइंट को भी कवर कर लेंगे। बाई चांस अगर क्वेश्चन इसमें से आता है तो हम ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकें। उस मकसद से हम क्या करने वाले हैं, इसको कंप्लीट ही करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इससे चैनल पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से संबंधित सिलेबस जो है उसके वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट के नाम से ये टॉपिक है। सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट को हिंदी में हम कह देते हैं विचित्र बिंदु। विचित्र बिंदु। अब स्टूडेंट, विचित्र बिंदु का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी वक्र को ड्रॉ करते हैं, जैसे किसी वक्र की हम ड्राइंग करते हैं या अनुरेखण करते हैं जब किसी वक्र का, तो उस अनुरेखण के अंदर हमारे पास जो पॉइंट आते हैं, कुछ तो हमारे पास सिंपल पॉइंट होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट क्या होते हैं, अलग बिहेवियर रखते हैं। उनका व्यवहार कुछ अलग होता है। व्यवहार जो है वो असामान्य होता है या असाधारण होता है। असामान्य या असाधारण आप बोल दो। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, विचित्र बिंदु बोलते हैं, जिनका व्यवहार क्या हो, असामान्य हो। तो उन पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, विचित्र बिंदु बोल देते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। तो जब भी हम ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग के अंदर हमारे पास वो पॉइंट आएंगे, तो उन पॉइंट का जैसे जैसे बिहेवियर होगा या कुछ कंडीशंस वो फॉलो करेंगे, तो उसी हिसाब से इनके नाम बढ़ जाएंगे आगे। तो हम देखते हैं विचित्र बिंदु में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। अब देखो, विचित्र बिंदु का जो टॉपिक है उसके अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, अवतलता व उत्तलता पढ़ेंगे। अवतलता व उत्तलता, ये वाला टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे, या हम कह दें इंग्लिश में इसको कॉनकैविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, ये हमारे पास
एक टॉपिक इसके अंदर पॉइंट हमारे पास रहेगा। अब अवतलता किसी वक्र की हमारे पास जो इसके टाइप हैं वो भी आगे आपको शेयर कर देते हैं। पहला जो टाइप है इसका वो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट हम देख सकते हैं, बिंदु के सापेक्ष। ये हमें ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहले बिंदु के सापेक्ष हम चेक कर सकते हैं, या हम किसी सरल रेखा के रिस्पेक्ट चेक कर सकते हैं, किसी सरल रेखा के सापेक्ष। तीसरा जो हमारे पास है एक्स अक्ष के सापेक्ष चेक कर सकते हैं, एक्स अक्ष के सापेक्ष हम इसको चेक कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम ये तीनों पॉइंट जो हैं इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, अवतलता और उत्तलता के अंदर। किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी सरल रेखा के सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष। और जो इम्पोर्टेंट इसमें से है वो है एक्स अक्ष के सापेक्ष अवतलता व उत्तलता ज्ञात करना। ये आप इसको मोस्ट लगा लेंगे, इसका क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है, तो ये आप ध्यान रखना इसका। फिर उसके बाद में हम इसी टॉपिक के अंदर सिंगुलर पॉइंट वाले टॉपिक के अंदर ही पढ़ेंगे नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु। फिर इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं तरंगन बिंदु। तरंगन बिंदु, इंग्लिश में इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। और तरंगन बिंदु को बोल देते हैं पॉइंट ऑफ अंडुलेशन। तो इस टाइप से हम इसके अंदर ये पढ़ने वाले हैं। पहला जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो अवतलता और उत्तलता स्टार्ट होगा। अवतलता और उत्तलता वाला कंसेप्ट हम नति परिवर्तन बिंदु के अंदर लगाएंगे, और जो नति परिवर्तन नहीं है या उस टाइप का बिहेवियर थोड़ा बहुत रखते हैं तो उनको तरंगन बिंदु में हम पढ़ लेंगे। इस टाइप से हम सीक्वेंस से चलेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रश्न करने वाले हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं बुक में आपके दिए हुए हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। ठीक है। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम इसका एक चार्ट पढ़ेंगे सिंगुलर पॉइंट का। सिंगुलर पॉइंट का हम पढ़ने वाले हैं चार्ट, जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। विचित्र बिंदु। तो हमने क्या पढ़ा है, इसके दो टाइप हम बनाने वाले हैं। एक तरफ हमारे पास बहुल बिंदु रहेगा, बहुल बिंदु, और दूसरी तरफ हमारे पास नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु। अब देखो जो बहुल बिंदु है इसके अंदर हमारे पास रहता है द्विक बिंदु,
दूसरा इसके अंदर हमारे पास रहता है त्रिक बिंदु। अब जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसके नाम बढ़ते जाएंगे। 4 शाखाएं अगर किसी बिंदु से गुजरती हैं तो चतुर्थ बिंदु हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको आगे बढ़ाते जाओगे। लेकिन जो हमारे लिए मोस्ट है, जो हमारे सिलेबस में है, वो ये वाला पॉइंट है, द्विक बिंदु यानी डबल पॉइंट। इस पे हमें ज़्यादा काम करना है। डबल पॉइंट के ऊपर हमें काफ़ी अच्छा वर्क हमारा होना चाहिए और यही हमें फ़ायदेमंद हमारे लिए, क्योंकि इसमें से हमारे क्वेश्चन आ सकता है और ये हमारे सिलेबस में है। अब डबल बिंदु जो है उसके अगर हम टाइप की बात करें तो इसके तीन टाइप हमारे पास रहने वाले हैं। इसके हमारे पास 3 टाइप रहने वाले हैं। सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास इसके अंदर वो है नोड। दूसरा हमारे पास है इसके अंदर कश्यप और तीसरा है कंजुगेट। अब नोड जो है इंग्लिश और हिंदी में नोड ही बोलते हैं, इसको उभयागर बोलते हैं हिंदी में, उभयागर बिंदु, और इसको बोलते हैं संयुग्मी बिंदु। संयुग्मी बिंदु। तो हमारे पास ये 3 प्रकार हैं इसके डबल पॉइंट के। अब तीनों प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। जो ये हमारे पास कश्यप है, इसके आगे 2 टाइप हम और पढ़ेंगे। ये हमें पहले ध्यान होना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। डबल पॉइंट जो है, कश्यप है जो उभयागर बिंदु है, इसके 2 टाइप है हमारे पास आगे, सिंगल और डबल। यानी कि इसको तो हम बोलेंगे एकल उभयागर और इसको हम बोलेंगे द्विक उभयागर। इसको हम क्या बोल देंगे? द्विक उभयागर बोल देंगे। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास एकल उभयागर है, ये द्विक उभयागर है। अब इन दोनों के टाइप आगे और हैं। ये फर्स्ट टाइप का है, ये सेकंड टाइप का है, ये भी फर्स्ट टाइप का है, ये भी 2 टाइप इसके आगे हैं, फर्स्ट और सेकंड टाइप। अब इतना जब आपको ये ग्राफ जो मैंने आपको समझाया, ये हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम अवतलता और उत्तलता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम नति परिवर्तन बिंदु पे जाएंगे, फिर हम तरंगन बिंदु पढ़ेंगे, फिर इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं नति परिवर्तन बिंदु के वो हम कर लेंगे, और उत्तलता और अवतलता के। फिर हमारे पास सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा। सिंगुलर पॉइंट के अंदर हम बहुल बिंदु और नति परिवर्तन बिंदु 2 टाइप पढ़ लिए, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही ऊपर। बहुल बिंदु के अंदर बहुत सारे पॉइंट रहते हैं, द्विक बिंदु, त्रिक बिंदु। बहुल बिंदु का मतलब होता है जिसमें से काफ़ी सारी शाखाएं गुजरती हों, और द्विक बिंदु का मतलब होता है कि जिसमें से 2 शाखाएं गुजरती हों, और त्रिक का मतलब 3 शाखाएं गुजरती हों। तो हमें द्विक बिंदु पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे लिए मोस्ट है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमें आने चाहिए, इसको हम ध्यान से करेंगे। अब द्विक बिंदु के आगे 3 प्रकार हैं हमारे पास। पहला हमारे पास है नोड, दूसरा है कश्यप और तीसरा है कंजुगेट। और कश्यप जो है उसके आगे 2 टाइप और हैं, सिंगल और डबल। सिंगल और डबल 2 टाइप हैं। सिंगल और डबल के 2 आगे और टाइप हैं, फर्स्ट और सेकंड टाइप, फर्स्ट और सेकंड टाइप। तो इस टाइप से हमें क्या करना है,
ये सारा काम इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं, तो आप बने रहेंगे मेरे साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं उत्तलता और अवतलता से। अवतलता व उत्तलता। अवतलता व उत्तलता, तो हम ये करने वाले हैं। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से कि ये है क्या। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट हम देखें इसको, बिंदु के सापेक्ष। बिंदु के सापेक्ष अगर जब हम इसको देखने जाते हैं अवतलता और उत्तलता को, जैसे ये हमारे पास कोई वक्र है, ठीक है, इसका ये A और B एक चाप है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P। हम क्या देख रहे हैं कि P को A से मिला दिया और इसको B से मिला दिया, ठीक है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट अवतलता और उत्तलता देखनी है, तो हमारे पास क्या रहेगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट ये वाला जितना भी पार्ट है, ये वाला A से B तक, ये उत्तल पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल। और जो बच गया ये वाला पार्ट वक्र का, जितना भी ये भाग बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? अवतल कहलाएगा। अगर हम किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट कॉनकैविटी एंड कॉन्वेक्सिटी चेक करते हैं तो इतना सा हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास आती है रेखा। किसी सरल रेखा के रिस्पेक्ट अगर हम देखते हैं, सरल रेखा के सापेक्ष, सरल रेखा के सापेक्ष हम देखेंगे तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे हमने एक सरल रेखा, पहले तो हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ये एक वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक वक्र खींच दिया ये, और ये उसकी स्पर्श रेखा खींच दी, और ये वो रेखा है जिसके रिस्पेक्ट हम इसकी कॉनकैविटी एंड कॉन्वेक्सिटी देखने वाले हैं, यानी कि अवतलता और उत्तलता जहाँ पे हम चेक करने वाले हैं। ये वो रेखा है L। ये हमारे पास इसके ऊपर एक पॉइंट है P। अब स्टूडेंट, ये सारा का सारा काम हम क्या करते हैं, ये हमारे पास स्पर्श रेखा रहती है, ये वाली, ये क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। और ये वो सरल रेखा है जिसके रिस्पेक्ट हम क्या करने वाले हैं, सरल रेखा है जिसके रिस्पेक्ट हम इसकी कॉनकैविटी एंड कॉन्वेक्सिटी चेक करना चाहते हैं। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, ये चेक करना होता है कि ये जो हमने चाप खींचा है, ये वाला चाप जो है, अगर इन दोनों रेखाओं के मध्य, इन दोनों रेखाओं के मध्य है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसके रिस्पेक्ट ही हम इसकी उत्तलता और अवतलता बोली जाती है, ठीक है। अगर तो ये पूरी तरह इसके अंदर है तो ये अवतल कहलाता है, और अगर ये बाहर चला जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये उत्तल कहलाएगा। अगर ये पूरा, यानी कि ये वाला कोण हमारे पास है थीटा, अब ये पूरा अगर वक्र इसके अंदर ही रहता है, ये चाप,
तो इसको हम अवतल बोलते हैं। ठीक है। और कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि जैसे ये हमने एक वक्र हमारे पास है और हमने क्या करी, एक स्पर्श रेखा खींच ली इसके ऊपर, ये कोई रेखा है, ये थीटा है, और ये जो वक्र है पूरा का पूरा क्या है, इससे बाहर है इस कोण से, तो हम क्या इसे बोलेंगे, उत्तल बोलेंगे। इस रेखा के रिस्पेक्ट बात हो रही है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और अगर हमारे पास ये दोनों ही केस नहीं बनते, मान लो किसी केस में ऐसे हो जाता है कि ये हमारे पास रेखा है और वक्र ऐसे हो जाए, ये एल रेखा है, यानी कि एक आधा वक्र तो इधर अंदर आ जाए, आधा बाहर चला जाए, तो यहाँ पे ना तो कॉन्वेक्सिटी होगी और ना ही कॉनकैविटी होगी, यानी कि हम एक नहीं कह सकते, यहाँ पे दोनों हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है P, उस कंडीशन में क्या कहलाना शुरू हो जाता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, अगर ऐसा हो जाता है किसी वक्र के अंदर तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने तीसरा टॉपिक इसका लिखा था कि x अक्ष के सापेक्ष अगर हम देखें, x अक्ष के रिस्पेक्ट चेक करना आसान है और साथ में मोस्ट भी है, इसको हमें अच्छे से तैयार करना है। इसका क्वेश्चन आपके आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें चेक क्या करना होता है, x अक्ष के सापेक्ष अगर हम चेक कर रहे हैं तो उत्तल हमारे पास होगा किसी पॉइंट पर, बिंदु P पर चेक करते हैं fx को, y इक्वल टू fx को बिंदु P पर हम चेक करते हैं, बिंदु P पर। तो उत्तल जब ये होगा तो हमारे पास y डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0। और जिस कंडीशन में ये अवतल होगा उस कंडीशन में y डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी। ये दो केस हमारे पास हमें चेक करने हैं कि अगर वो उस बिंदु पर ग्रेटर देन 0 है तो वो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट क्या होगा, सॉरी x अक्ष के रिस्पेक्ट क्या होगा, उत्तल होगा। ये x अक्ष के सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना आप, x अक्ष के सापेक्ष। और अगर अवतल हैं तो y डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आ जाएगा। ये हम इसके अंदर चेक करेंगे, जांच करेंगे। तो ये हम 3 पॉइंट हमने बताए थे अवतलता और उत्तलता चेक करने के लिए, तीनों हमने कर लिए, जिसमें से ये वाला हमारे पास मोस्ट है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम नति परिवर्तन बिंदु की तरफ। अब नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है, नति परिवर्तन बिंदु के अंदर हमारे पास डायग्राम तो हमने नति परिवर्तन बिंदु का देख ही लिया था कि हमारे पास ये कोई रेखा है, अगर इस रेखा के दोनों तरफ इस टाइप का सीन रखता है, वो थोड़ा सा ये गलत हो गया, दोबारा बनाते हैं इसको। जैसे ये हमारे पास एक कोई रेखा है, इस पर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P जो है वो नति परिवर्तन बिंदु कहलाएगा। यदि इस
पॉइंट के इधर वाली साइड तो ये क्या हो, इस टाइप का हो, और इधर वाली साइड ये तो, यानी कि एक तरफ अवतल हो और एक तरफ उत्तल हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। अब हर एक वक्र का हम ग्राफ बना के नहीं देख सकते, तो हम क्या कहेंगे इसमें, उस P पॉइंट के लिए चेक करने का जब हम तरीका हमारे पास आएगा, वक्र हमारे पास है, वक्र पर कोई बिंदु P हम ले लेंगे, कोई बिंदु P जब हमें ज्ञात करना होगा नति परिवर्तन बिंदु, कोई बिंदु P नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है, ये कहलाता है बिंदु नति परिवर्तन। किस केस में, जब हमारे पास d²y/dx² तो इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास d³ है, ये हमारे पास नॉन जीरो हो उसी पॉइंट पर, ये तो 0 हो जाए, लेकिन ये नॉन जीरो रहे, तो उस सीन में हम क्या कहेंगे कि जो P है वो नति परिवर्तन बिंदु है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 आप बोल सकते हैं इसको, y इक्वल टू हमारे पास है 3x⁴ माइनस 4x³ प्लस 1 है। ये हमारे पास एक क्या है, वक्र है। इसमें हमें नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करने हैं, तो हमारा सीधा सा काम क्या रहना चाहिए, हम dy और dx निकालेंगे यहाँ से। ये हमारे पास आ जाएगा 12x³ माइनस 12x²। एक बार हम इसका डेरिवेटिव और करेंगे, d²y/dx² 36x² माइनस 24x। क्योंकि हमें तीसरी बार अवकलन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी हम यहाँ पे करके ही रख लेंगे ताकि हमें चेक करने में आसानी हो जाए। तो हमने कर लिया, ये हमारे पास हो जाएगा 72x माइनस 24। अब हमें नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, d²y/dx² को इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो जैसे ही हम इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36x² माइनस 24x इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 0, और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इनको हम चेक करते हैं कि क्या ये वास्तव में नति परिवर्तन बिंदु हैं या नहीं है। तो हम गए, इस कंडीशन को चेक करने जाएंगे। अब ये पॉइंट तो हमारे पास आ गई 0 और 2/3 भी, जहाँ पे d²y/dx² इक्वल टू 0 है। अब ये वाले पॉइंट नति परिवर्तन बिंदु हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम d³ के अंदर वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जैसे हमने 0 पुट करा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -24। और -24 हम खुद जानते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो x इक्वल टू 0 है वो क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है। क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है। तो पॉइंट अगर पूरा निकालना है, तो ये x इक्वल टू 0 आप कहाँ पे रख दोगे, इस वक्र की समीकरण में रख लोगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। तो बिंदु रूप
पेयर रूप में लिखना तो 0 1 बिंदु लिख सकते हो आप इसको। ये हमारे पास हो गया। अब जैसे हम 2/3 पे चेक करते हैं तो 2/3 पे भी आप चेक कर लो। डी की क्यूब वाई ओवर डी एक्स की क्यूब को अगर हम x इक्वल में 2/3 पर चेक करें तो क्या ये 0 होता है? तो हमने चेक कर लेना है। 72 मल्टीपल में 2/3 माइनस 24, अगर हम इसको इससे कट कर दें तो ये हमारे पास कितना बनेगा? 24, 24 दूना 48, 48 माइनस 24 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 24, और 24 हमें पता है 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x इक्वल में 2/3 भी हमारे पास क्या आ जाएगा? नति परिवर्तन बिंदु आ जाएगा। नति परिवर्तन बिंदु है। अगर पॉइंट रूप में दोनों की वैल्यू निकालना चाहो तो वो भी आप निकाल सकते हो। ये 2/3 इस इक्वेशन में रख देना आप, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11/27। तो ये हमने आंसर निकाल लिया। दोनों दो नति परिवर्तन बिंदु हैं इसके, एक तो है 0 1 और दूसरा हमारे पास आया है 2/3 11/27। ये हमने देख लेना है कि हमारे पास दो नति परिवर्तन बिंदु आए हैं। अब हम इसी श्रृंखला में एक आधा क्वेश्चन और आपको करके दिखा देते हैं कि जिसमें नति परिवर्तन बिंदु और अवतलता और उत्तलता की जांच होती हो। अवतलता और उत्तलता वाले में भी आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 ले लेते हैं इसका, जिसमें हम ले लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स है हमारे पास, और इंटरवल जो है हमारे पास 0 से 2π है। इसके अंदर हमें इसकी अवतलता और उत्तलता चेक करनी है। अवतलता व उत्तलता ये हम जांच कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको देखते हैं स्टूडेंट हम। तो हमने देखा कि जो हमारे पास साइन एक्स है, साइन एक्स का अगर आप ग्राफ देख लो तो ग्राफ से इजीली आप कर सकते हो। वैसे तो ग्राफ बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ आपके पास इस टाइप से रहता ही है, और इसने 0 से 2π गया हमारे पास, तो 0 से 2π, बीच में हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे आता है पाई। तो हमने देखना है कि जो 0 से पाई है उसके अंदर क्या रह रहा है? ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, और जो ये ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट अगर हम देखें तो इसको हम बोल सकते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड, ये वाला कॉनकेव डाउनवर्ड आप इसको बोल सकते हो, यानी कि नीचे की तरफ हमारे पास ये वक्र आ रहा है। और इस वक्र को अगर हम बोलें तो ये भी हमारे पास क्या है? कॉनकेव अपवर्ड है। इंटरवल जो है वो पाई से 2π है, और यहां से अगर हम देखें तो 0 से पाई हमारे पास है। अब स्टूडेंट क्या रहता है कि ये तो आपने कर लिया, जो मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था ये वाला, इससे भी आप इसको चेक कर सकते हो। आप देख लो, इसका 2 बार अवकलन कर दो आप इसका,
तो आपके पास डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र कितना आ जाएगा अगर आप निकालोगे। पहले टाइम आप करोगे तो कोस हो जाएगा, दूसरे टाइम फिर करोगे तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास बनेगा। फर्स्ट टाइम हम करेंगे तो कोस एक्स, सेकेंड टाइम हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, वापस साइन एक्स आ जाएगा। अगर अब हम दोनों का मल्टीपल करें, वाई डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र का मल्टीपल करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्र एक्स। अब दोनों ही कंडीशन में क्या है हमारे पास, ये भी 0 से पूरे 2 पाई के अंदर ये वाला वक्र हमारे पास क्या रहता है, लेस देन 0 रहेगा। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारे पास, उसके अंदर ये क्या रहेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लेस देन ही रहेगा। तो जब हमारे पास ये लेस देन 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको अवतलता ही बोलते हैं। लेकिन अवतलता देखो किस टाइप की है, यहां तक जो वक्र है ये देखो आप, ये डाउनवर्ड बोला जाएगा। कौन कैव किसकी तरफ, डाउनवर्ड, 0 से 2 पाई की तरफ। और जैसे हम इधर से आते हैं तो है तो अवतलता ही, लेकिन ये कौन सी है, अपवर्ड वाली अवतलता है, ऊपर की तरफ जा रहा है वक्र, यानी इसका मुंह जो है वो ऊपर की तरफ है। तो इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो फिर हमारे पास एक क्वेश्चन और हम इसका ले लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नति परिवर्तन बिंदु फाइंड करना है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, हम देख लेते हैं इसको भी। y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसको हमें देखना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसका नति परिवर्तन बिंदु किधर है, नति परिवर्तन बिंदु, ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका dy और dx फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में माइनस का 2x आ जाएगा स्टूडेंट। फिर हम इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो -2 तो बाहर रह जाएगा, x का डेरिवेटिव कर देंगे 1, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का हमारे पास अभी हमने करा था, तो टोटल ये 4x माइनस का 2x आ जाएगा, और x हमारे पास कांस्टेंट पड़ा रहेगा। तो जैसे ही हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर तो हमारे पास कॉमन आ रहा है पूरे में से, और अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, 1 माइनस 2x स्क्वायर बच रहा है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें जब नति परिवर्तन बिंदु चेक करना है तो 3 टाइम डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो इससे पहले ही हम निकाल के रख लेते हैं। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने कांस्टेंट रखा, इसका डेरिवेटिव किया तो 0, ये हो गया -4x, ये हमारे पास बन गया, प्लस -2 कांस्टेंट ही है, और 1 माइनस 2x स्क्वायर को भी हमें कांस्टेंट रखना है। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव कर दिया तो हमारे पास आ गया -2x, ये हमारे पास बन जाएगा।
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना है, तो हम d²y/dx² को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जैसे ही हम 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास 1 - 2x² इक्वल टू 0 बनेगा। इसको जब आप 0 के इक्वल रखोगे पूरे को, तो इसका तो ये तो नॉन जीरो रहता है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो इसका मतलब 1 - 2x² इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +/(√2) हमारे पास आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट नति परिवर्तन बिंदु है या नहीं, ये हम जांच करेंगे इसके अंदर आपके। अब देखो, जैसे ही हम ये पॉइंट x इक्वल में +/(1/√2) रखते हैं, तो हमारे पास d³ की वैल्यू जो है वो क्या आती है, -2 e⁻² माइनस में, और -4 × +/(1/√2), और आगे वाला जो भी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास क्या बन गया, 4 +/(4√2) e⁻−1/2, जो कि कभी भी 0 नहीं होने वाला। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि x इक्वल टू +/(1/√2) जो है वो हमारे पास क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है या नति परिवर्तन बिंदु है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आगे की अगर हम बात करें, जो हमने तरंगन बिंदु लिखा था, तरंगन बिंदु की डेफिनेशन हमने लिखी थी, पॉइंट ऑफ अंडुलेशन, पॉइंट ऑफ अंडुलेशन। इसको हम देखते हैं ये क्या कहना चाहता है, यानी जो तरंगन बिंदु है वो किस टाइप का हमारे पास रहता है, ये हमें देखना है। तरंगन बिंदु भी जो नति परिवर्तन बिंदु नहीं है, तो वो कौन सा पॉइंट है, ये हमें चेक करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जब वक्र आता है तो हम ये देखते हैं कि उसका डेरिवेटिव करके देखते हैं। 2 टाइम डेरिवेटिव करा, फिर हम 3 टाइम डेरिवेटिव करा, फिर हमने 4 टाइम डेरिवेटिव करा। ये क्या अगर हो रहा है कि सारे के सारे 0 हो रहे हैं और हम n टाइम तक डेरिवेटिव करते जा रहे हैं, n-1 टाइम तक, n-1 टाइम तक हमने डेरिवेटिव करा और ये सारे के सारे क्या हो गए, इक्वल टू 0 हो गए। तो ये नति परिवर्तन बिंदु कब होंगे और तरंगन बिंदु कब होंगे, ये हमें देखना है। तो हम यहाँ पे केस लिखते हैं, केस फर्स्ट, कि यदि हमारे पास n का मान विषम है, n का मान हमारे पास क्या है, विषम है, n का मान विषम है, तो P हमारे पास नति परिवर्तन बिंदु होगा। जो भी हमारे पास पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, नति परिवर्तन बिंदु हो जाएगा। नति परिवर्तन बिंदु। केस सेकंड जो हमारे पास है, अगर n हमारे पास हो जाता है सम, n की वैल्यू अगर हमारे पास सम आती है और n ग्रेटर देन 2 हो, यानी कि n 2 से बड़ा हो,
तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, तरंगन बिंदु बोलते हैं, यानी कि अंडुलेशन पॉइंट हमारे पास ये हो जाता है, तरंगन बिंदु यानी कि अंडुलेशन पॉइंट। अंडुलेशन पॉइंट हमारे पास ये कहलाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी हमारे पास होना चाहिए जब हमने इसको कर लिया, यानी कि एक एग्जाम्पल हमारे पास अगर हो तो फिर हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। y इक्वल टू एक्स की 4 अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स की 4, dy और dx अगर हम इसका करते हैं और इक्वल टू हमारे पास आता है 4x की क्यूब, और एक बार अगर हम इसका और अवकलन करें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तो हमारे पास आता है 12x की स्क्वायर, और एक बार और अवकलन करें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स की क्यूब तो ये हमारे पास आ जाता है 24x, और d4y ओवर dx की 4 अगर हम फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 24, ओनली 24। तो यहाँ पर वो कहना चाहता है कि ये अगर सारे के सारे क्या हैं, जीरो हैं, इस कंसेप्ट को अगर हम समझे यहाँ से भी 2 वाला भी जीरो है, 3 वाला भी जीरो है, 4 वाला भी जीरो है, यानी n-1 तक जीरो है। अब उसने बोला है कि n अगर विषम है तो p नति परिवर्तन बिंदु होगा। तो हमने जीरो के को रखा तो ये इसको जीरो के को रखा जैसे ही, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को जीरो के को रखा तो हमारे पास x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 0 आ जाता है। अब जैसे हमारे पास x इक्वल टू 0 आया तो हमने d की क्यूब वाई ओवर डी एक्स की क्यूब के अंदर रख के देखा इसको तो ये भी 0 आ रहा है। मतलब विषम वाला जीरो नॉन जीरो नहीं रह रहा, यानी कि ये पावर जो 3 है ये हमारे पास 0 नहीं आ रहा, ये इक्वल टू 0 आ गया। ये क्या आ गया, इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि नति परिवर्तन बिंदु है या नहीं ये अभी निर्धारित नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ये 0 हो रहा है तो हम ये कह दें कि अभी तक नति परिवर्तन बिंदु नहीं है। लेकिन ये d की 4 वाई dx की 4 क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो उसने क्या बोला है कि जब हमारे पास n विषम हो तो p क्या कहलाता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है, और जब n सम हो और n 2 से बड़ा हो तो उस पॉइंट वो क्या कहलाता है, तरंगन बिंदु कहलाता है। यानी कि हमारे पास जहाँ पे जो x इक्वल टू 0 है वो अंडुलेशन पॉइंट है, न कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो ये टॉपिक आप और थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो x इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास अंडुलेशन पॉइंट है। अब हमने यहाँ तक टॉपिक जो था हमारा इधर तक हम कर चुके हैं कंप्लीट, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। दिक् बिंदु, दिक् बिंदु क्या होते हैं और उसके प्रकार हम पढ़ेंगे, अभी देखते हैं। इस टॉपिक को हम एक ही लेक्चर के अंदर समेटने वाले हैं, तो आज हम इसको ख़त्म करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं डबल पॉइंट। ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, डबल पॉइंट।
डबल पॉइंट की हम बात करते हैं। ठीक है, डबल पॉइंट हम देखने वाले हैं, अभी देखते हैं इसको। तो डबल पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। डबल पॉइंट के हमने पढ़ा है कि 3 प्रकार हैं हमारे पास, और तीनों प्रकार हमको अच्छे से आने चाहिए। डबल पॉइंट के हमारे पास 3 टाइप हैं। एक तो है हमारे पास नोड, दूसरा है हमारे पास कश्यप, और तीसरा हमारे पास है कंजुगेट। ये 3 पॉइंट हमारे पास हैं। तो अब हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट कि ये नोड क्या है, कश्यप क्या है, कंजुगेट क्या है। ठीक है, और दिक पॉइंट तो आपको मैंने वैसे ही बता दिया था। जब 2 ब्रांचेज एक ही पॉइंट से जाएंगी, जैसे कोई ये यहाँ से चलेगी, 2 ब्रांचेज चलेगी, तो इसको हम बोलते हैं द्विक बिंदु। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी वक्र की 2 ब्रांचेज एक ही पॉइंट से चली जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, द्विक बिंदु बोलते हैं। या हम कहते हैं डबल पॉइंट, हम इसको बोलते हैं। डबल पॉइंट हम इसको बोलेंगे उस सिचुएशन में जब हमारे पास 2 ब्रांचेज एक ही पॉइंट से जाएंगी। अब उसके आगे टाइप है हमारे पास, नोड होगा कि कश्यप होगा कि कंजुगेट होगा, ये हमें देखना है। अब नोड के अंदर डेफिनेशन हमें क्या कहता है, जो नोड बिंदु है उसके अंदर डेफिनेशन हमें कहता है कि वक्र की अगर वो दोनों शाखाएं वास्तविक हैं, पहले तो वास्तविक होनी चाहिए दोनों शाखाएं जो गुजर रही हैं। जैसे ये 2 शाखाएं गुजर जाती हैं मान लो, तो ये दोनों शाखाएं जो हैं C1 और C2 वो वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं हो। ठीक है, और साथ में जो इस पॉइंट पर स्पर्श रेखाएं हम खींचें, जैसे एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दी, ये दूसरी स्पर्श रेखा खींच दी, ये दोनों स्पर्श रेखाएं भिन्न भिन्न हों। स्पर्श रेखाएं वास्तविक व भिन्न भिन्न हों। स्पर्श रेखाएं वास्तविक व भिन्न भिन्न हों, तो ऐसे पॉइंट क्या कहलाता है, ये वाला पॉइंट उस सीन में क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। यानी ये जांच हम किससे कर सकते हैं, स्पर्श रेखाओं से कर सकते हैं। यानी उस पॉइंट की अगर हम स्पर्श रेखाएं निकाल लें उस वक्र की, अगर वो स्पर्श रेखाएं वास्तविक और भिन्न भिन्न हों तो हम कह देते हैं कि वो वक्र जो है, वो पॉइंट जो है वो हमारे पास नोड है। समझ गए। उसके बाद में हम आते हैं कश्यप पे। कश्यप जो है यानी कि उभयागर है, उभयागर बिंदु, इसकी बात हम कर रहे हैं, उभयागर बिंदु की। उभयागर बिंदु क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई पॉइंट आ गया, अब वो उभयागर किस सीन में कहलाएगा, वास्तविक शाखाएं तो वास्तविक ही रहनी चाहिए। शाखाएं तो क्या है, वास्तविक, ये तो बात है।
कि शाखाएं तो क्या होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, लेकिन जो स्पर्श रेखा है वो वास्तविक और संपाती होनी चाहिए, यानी किस टाइप का सीन हो, ये वो पॉइंट है। इसमें से दो शाखाएं निकल गई, लेकिन स्पर्श रेखा इनकी क्या है, एक ही है ये। और एक सीन इसका और बनता है कि एक शाखा ऐसे निकल जाए, दूसरी शाखा ऐसे निकल जाए, तो यहाँ पर भी हमारे पास स्पर्श रेखा एक ही है, ये C1 है, ये हमारे पास C2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो इन दोनों ही केस में हम क्या कह रहे हैं कि उभयागर कौन सा बिंदु होगा, जहाँ पे हम कहेंगे कि स्पर्श रेखाएं वास्तविक व संपाती हो, वास्तविक व संपाती हो, ऐसे बिंदु को हम क्या बोल देंगे, कश्यप बिंदु बोल लेंगे। अब कश्यप के हमारे पास क्या रहते हैं, दो टाइप और रहते हैं आगे। इसके कश्यप जो पॉइंट है, यानी उभयागर जो बिंदु है, इसके दो टाइप हमारे पास और हैं आगे। एक तो हमारे पास है एकल उभयागर। कौन सा, एकल उभयागर। और अब एकल उभयागर जो है वो क्या होता है, पहले हम वो देखते हैं। एकल उभयागर का मतलब है कि जो आपके पास दो शाखाएं हैं, वो जो आप अभिलंब खींचते हो वो अभिलंब के एक तरफ हैं दोनों की दोनों। जैसे थोड़ा सा आपको बता दें कि जैसे हमने ये एक ये इसकी स्पर्शी है, वैसे ही मान लिया हमने, और ये अभिलंब है, ये नॉर्म है हमारे पास, और ये टेंजेंट है इसकी। अब हमारे पास क्या है कि एकल उभयागर कब होगा, दोनों शाखाएं जो हैं वो क्या हों, दोनों शाखाएं अभिलंब के एक तरफ, अभिलंब के एक तरफ हों दोनों शाखाएं। तो कैसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, ये एक शाखा होगी, ये दूसरी शाखा होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एकल उभयागर का एग्जाम्पल है, अगर दोनों शाखाएं एक तरफ हैं तो। अब इसी को ही हम कैसे बना सकते हैं कि ये T है, ये N है, ये ऐसा भी हो सकता है सीन कि दोनों शाखाएं हमारे पास क्या है, अभी भी एक तरफ है, अभिलंब के क्या है, एक तरफ है। अब हम आते हैं दिक् उभयागर की तरफ। दिक् उभयागर, दिक् उभयागर में क्या कहता है कि दोनों शाखाएं जो हैं, दोनों शाखाएं उभयनिष्ठ जो विलंब है इसका, उभयनिष्ठ अभिलंब, उभयनिष्ठ अभिलंब भी होता है हमारे पास इसमें, उभयनिष्ठ अभिलंब है के विपरीत और स्थित हो, यानी कि दोनों तरफ कह सकते हो आप, विपरीत और स्थित हो।
विपरीत और स्थित हो। अब ये सीन कैसा रहेगा अगर हम देखें, तो ये कह सकते हैं हम कि ये हमारे पास टी होगी, ये एन हो गया, इधर भी हमारे पास ये टी है, ये एन है। अब हमने क्या करा, इसमें बनाना शुरू करते हैं वक्र को। अब ये कह रहा है विलंब के विपरीत और स्थित होने चाहिए, तो पेन चेंज कर लेते हैं। ये दो शाखाएं हमें खींचनी हैं तो हम खींच देते हैं। एक शाखा ये चलेगी, दूसरी शाखा हमारे पास आई, वो हमारे पास ऐसे निकल जाएगी। तो विलंब के दोनों तरफ होगी, ये C1 होगी, ये C2 होगी। अब एक सीन ये बन सकता है कि एक शाखा ऐसे चली जाए, इसको हमने C1 कह दिया, दूसरी शाखा हमारे पास ऐसे निकल जाए, इसको हमने C2 कह दिया। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया ऐसे कि द्विकुभ्यागर कौन सा है और एककुलभ्यागर कौन सा है। एककुलभ्यागर में विलंब के एक तरफ रहेंगी और द्विकुभ्यागर में अविलंब के दोनों तरफ रहेंगी। अब आगे इनके टाइप हैं, फर्स्ट जाति का और सेकंड जाति का, जाति हो रहा है इनके आगे। अगर स्पर्श रेखा के एक तरफ हैं तो उनको प्रथम जाति का बोलते हैं, प्रथम जाति का। स्पर्श रेखा के एक तरफ हैं तो प्रथम जाति का कहलाते हैं, फर्स्ट टाइप जिसे आप बोलते हैं। और अगर स्पर्श रेखा के दोनों तरफ हैं तो इसको हम बोल देते हैं द्वितीय जाति का। तो इसको हम सेकंड टाइप का बोल देते हैं। हम देख रहे थे स्टूडेंट, इसमें थोड़ा काम आ गया था। तो द्वितीय जाति का वो होगा जिसमें स्पर्श रेखा के विपरीत और होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया स्पर्श रेखा के एक तरफ वाले, तो प्रथम जाति के होंगे स्पर्श रेखा के एक तरफ प्रथम जाति के, और स्पर्श रेखा के दोनों तरफ अगर हों, रेखा के दोनों तरफ हों तो द्वितीय जाति का। तो ये हमने इसके अंदर पढ़ना है। छोटा सा आप यहाँ पे ग्राफ बना के भी समझ सकते हो। स्पर्श रेखा के एक तरफ कहने का इसका मतलब है कि इस टाइप का सीन आपके पास बनेगा। ये स्पर्श रेखा की एक तरफ रहेगी, या फिर स्पर्श रेखा की एक तरफ रहने का और इसका तरीका क्या है, ये है। और स्पर्श रेखा के दोनों तरफ रहने का एक तो ये है, और ये स्पर्श रेखा के दोनों तरफ
रह जाएंगे। आप इस टाइप से देखोगे तो ये जाति को रिप्रेजेंट करेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। और अगर आप इसको इस टाइप से हॉरिजेंटल देखोगे तो ये एकल उभयागर है और ये द्विक उभयागर है। तो इस टाइप से आपको ग्राफ बनाने हैं, क्योंकि ये अभिलंब के एक तरफ है तो एकल उभयागर, ये विलंब के दोनों तरफ हैं तो द्विक उभयागर, स्पर्श रेखा के एक तरफ हैं तो प्रथम जाति के और स्पर्श रेखा के दोनों तरफ हैं तो द्वितीय जाति के। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास पॉइंट आता है कंजुगेट। कंजुगेट जो हमारे पास है वो क्या है? कंजुगेट के अंदर आपको क्या करना है, जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, काल्पनिक हो जाएंगी। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, कंजुगेट बोल देंगे। स्पर्श रेखाएं अगर हमारे पास क्या हो जाती हैं, काल्पनिक, तो उसको हम कंजुगेट पॉइंट बोल देंगे। अब ये तो था स्टूडेंट इनका क्लासिफिकेशन कि हम इनको किस टाइप से पढ़ें और इनके टाइप वगैरह हो गए। अब क्या है कि परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे पास जितना भी ये काम हमने करा है ये स्पर्श रेखाओं के आधार पर हमने करा है। एक तो स्पर्श रेखाएं और एक अभिलंब, इन दोनों के आधार पर हमने अभी इसको स्टडी किया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होंगे जिनकी स्पर्श रेखाएं और अभिलंब निकालने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, तो उनके लिए एक हमारे पास मेथड है जिसमें हम कह दें कि द्विक बिंदु जो है हमारे पास, द्विक बिंदुओं के अस्तित्व के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध हमारे पास मौजूद है। यानी कि हमने फाइंड कर रखा है अस्तित्व के लिए आवश्यक प्रतिबंध जो है हमारे पास वो क्या है, नेसेसरी कंडीशन कि हमारे पास वो संयुग्मी बिंदु द्विक बिंदु है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, f(x,y) आपको गिवन रहेगा, ठीक है, ये आपको गिवन कर देगा। वो वक्र है तो दिया होगा x,y की फॉर्म में। हमें क्या करना है, इसका x के रिस्पेक्ट आंशिक अवकलन करना है और 0 को रख देना है। y के रिस्पेक्ट आंशिक अवकलन करना, उसको भी 0 के इक्वल रख देना है। दोनों को 0 के इक्वल रखने के बाद में यहाँ से हमारे पास पॉइंट आएंगे, यहाँ से क्या आएंगे, पॉइंट। उन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, वो पॉइंट द्विक बिंदु कब होंगे, द्विक बिंदु, वो पॉइंट द्विक बिंदु के सीन में होंगे जब वो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करें और इस पूरे इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेंगे। वो द्विक बिंदु हमारे पास होंगे, इसको भी सेटिस्फाई कर जाएं और इसको भी सेटिस्फाई कर जाएं, यानी दोनों को जो सेटिस्फाई करेंगे वो द्विक बिंदु होंगे। 1 व 2 को संतुष्ट करने वाले, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, संतुष्ट करते हों, द्विक बिंदु में आ जाएंगे वो, ठीक है। 1 और 2 को जो संतुष्ट करते हों वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, द्विक बिंदु हो जाएंगे। अब ये तो हमारे पास क्या हो गया इसका कि ये द्विक बिंदु है या नहीं। अब अगर द्विक बिंदु ये हो जाते हैं
मान लो ये द्विक बिंदु हो जाते हैं तो हमें 3 टाइप फाइंड करने हैं, नोड, कश्यप और कंजुगेट, कि कौन से हैं, कि वो नोड हैं कि कंजुगेट हैं कि वो कश्यप हैं। तो इसके लिए आपके पास एक रिजल्ट रहेगा जिसमें आपको रिजल्ट में आपको मैं बता दूं, याद रखना है आपको, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई 4 माइनस 4 डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर। अगर तो ये ग्रेटर देन 0 रहता है तो इसको हम बोलेंगे नोड, और अगर ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर ये पूरी वैल्यू 0 रहती है तो इसको हम बोल देंगे उभयागर। ठीक है, और अगर ये लेस देन 0 रहती है तो इसको हम बोल देंगे संयुग्मी। तो ये 3 हमारे पास क्या रहेंगे, केस रहेंगे इसके, फर्स्ट नोड, दूसरा उभयागर, तीसरा संयुग्मी हमारे पास रह जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट है। इस रिजल्ट का भी आप यूज कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं। कई बार आपके पास जैसे एक कंडीशन आप और भी लिख सकते हो, मोस्ट कह सकते हो आप इसको, मोस्ट कंडीशन है कि यदि आपके पास ये तीनों डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, अगर ये तीनों 0 हो जाते हैं तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि जो द्विक बिंदु है, द्विक बिंदु है उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है अगर ये तीनों उस पॉइंट पे 0 हो जाएं तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रख लेना चाहिए। तो आज स्टूडेंट हमने क्या करा, ये कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा। कल हम इसके इस वाला जो ये वाला पार्ट है इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे और आपको अच्छे से इसमें समझ में भी आ जाएगा। कल इसके जो क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे हम लेने वाले हैं। किस टाइप से हम संयुग्मी उभयागर फाइंड कर सकते हैं ट्रिक से, वो भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल आपको ये सारा नोट कर लेना चाहिए और इसको अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए, और बाकी हम जो कल वाला लेक्चर होगा उसके अंदर इसको दोबारा क्वेश्चन के थ्रू ये सारी डेफिनेशन आपको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।